वेलकम टू आवर पार्ट 2 ऑफ योर फॉरेक्स। ठीक है, तो इसमें अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। इसके अपने जो भी वो अलग अलग 9 टाइप्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया आपका, अर्ली डिलीवरी, लेट डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी, अर्ली कैंसिलेशन, लेट कैंसिलेशन, अर्ली एक्सटेंशन, लेट एक्सटेंशन, ऑन टाइम एक्सटेंशन, जो सारे केसेस है हमारे सारे केसेस पे सबसे पहले तो हमने केस समझाया है और हमने हर केस पे हमारा एक एक क्वेश्चन भी है। तो जिससे आपका जो भी स्वैप हो गया, आपका जो भी इंटरेस्ट आउटफ्लो हो गया, वो सब चीज़ें आई होप ये वीडियो से आपके क्लियर हो जाएँगे। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली रेट टुडे फॉर द फ्यूचर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ रेट टुडे फॉर द फ्यूचर। कि फ्यूचर में आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसका आज आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, या फ्यूचर में आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, वो सेम चीज़ के लिए वो फिक्स हो जाता है। तो लेट्स सी हाउ डू यू कैलकुलेट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। अपना जो पार्ट 1 था उसके लास्ट पार्ट में अगर आपको याद है, हम देख रहे थे कि डॉलर इज एट प्रीमियम, दैट इज व्हेनेवर द डॉलर का प्राइस इंक्रीजेस। तो इधर देखते हैं कि अपना जो स्पॉट है, अपना स्पॉट रुपी पर डॉलर है 55 और अपना 6 मंथ फॉरवर्ड रुपी पर डॉलर है 60। तो दैट मीन्स आज अगर आपको डॉलर खरीदना है, याद है हमने पार्ट 1 में क्या बोला था, रुपी पर डॉलर में रुपी इज द मनी, डॉलर इज द कमोडिटी। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट आप पहले पार्ट 1 देखो और फिर आप पार्ट 2 देखो, ठीक है। तो रुपये पर डॉलर पहले 55 है, अब 60 है। मुझे बताओ, डॉलर एट अ प्रीमियम और डॉलर एट अ डिस्काउंट। डॉलर इज एट अ डिस्काउंट क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, डॉलर इज द कमोडिटी हियर, तो डॉलर इज एट अ प्रीमियम। तो डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट रुपी, हेंस डॉलर इज एट अ प्रीमियम व्हाइल रुपी इज एट अ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स अगर आपकी एक करेंसी प्रीमियम पे है तो दूसरी करेंसी डिस्काउंट पर है। चलो, अब कैलकुलेट करते हैं कि डॉलर कितने प्रीमियम पे है। तो इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, इसका फॉर्मूला है एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 12 अपॉन आपका पीरियड जो भी है, जिससे आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या क्या चल रहा है, इधर 60 माइनस 55 आपका फॉरवर्ड का जो प्राइस है, 6 मंथ फॉरवर्ड है वो क्योंकि 60 है, तो 60 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 आया सबको 18.18%। तो इसमें वी आर सेइंग कि डॉलर जो है इज एट अ प्रीमियम ऑफ 18.18%। ये जो है प्रीमियम, ये एनुअल है बेसिकली, क्योंकि आपने इसको 12/6 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर डॉलर 18% प्रीमियम पे है, मतलब 18.18% प्रीमियम पे, तो रुपी 18.18% डिस्काउंट पे? आंसर इज नो। अगर आपको रुपी का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो आपको ये जो एक्सचेंज रेट है, आपको इसको रुपी के टर्म्स में करना पड़ेगा एंड देन कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे? ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप 55 को करोगे 1 डिवाइडेड बाय 55, क्योंकि अपने को जो रेट चाहिए दैट इज डॉलर पर रुपी। तो इसको रिवर्स करने के लिए अपन डिवाइड करेंगे बाय 1। तो करो 1 डिवाइडेड बाय 60 कितना आता है, 0.01666 आया। तो ये अपना ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना, 1 डिवाइडेड बाय 60 करो, 0.0188 आएगा, 1818। इसको आप माइनस कर दो और इसको डिवाइड करो, तो देखो इधर आपको जो रुपी एट डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा आपको एट 16.61%। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन हैव 9 आउटकम्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन हैव 9 आउटकम्स। क्या है, या तो डिलीवरी होगी, या तो एक्सटेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट का, या तो कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन होगा। सही बात है कि नहीं? या तो डिलीवर हो जाएगा, या तो बोलेगा कि भाई सर मुझे अभी नहीं, मुझे आप 3 महीने बाद और एक्सटेंड कर दो, 3 महीने बाद मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करूँगा। और या तो बोलेगा कैंसल कर दो। और वो या तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेट से पहले आ सकता है, या तो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डेट के बाद आ सकता है। तो या तो इट कैन बी ऑन, बिफोर और आफ्टर ड्यू डेट। तो 3 इंटू 3 9 केसेस हो जाएंगे बेसिकली अपना डिलीवरी का, ऑन डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर ड्यू डेट डिलीवरी, ऑन एक्सटेंशन, आफ्टर एक्सटेंशन, बिफोर एक्सटेंशन। ठीक है, तो ऐसा करके आपके 9 केसेस हो गए। नेक्स्ट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंसिडर्ड कैंसिल्ड। देखो, आप पूरे टाइम रुके तो नहीं रहोगे ना कि कस्टमर आएगा 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 कैंसिल करेगा, नहीं आया कुछ होया ही नहीं। तो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंसिडर्ड कैंसिल्ड इफ नो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिसीव्ड विद इन 3 डेज फ्रॉम मैच्योरिटी। आपका जो ड्यू डेट है, अगर आपके ड्यू डेट से 3 दिन में नहीं आया तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। दैट मीन अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो तो कैंसिल करने के लिए आप बाय कर दोगे,
अगर बाय का था तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आप सेल कर दोगे। In case there are any profits, in such a case, they should not be passed on to the customer. अगर अगर ये कैंसिलेशन की वजह से मान लो जो रेट्स है वो ऐसे चेंज हुए जिसमें आप कैंसिलेशन करने से प्रॉफिट हो रहा है, इन सच अ केस ये जो प्रॉफिट है ये कस्टमर को पास नहीं करते, क्योंकि बॉस तुमने आके बताया नहीं, तुमने आके हमें बताया नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब हमें नहीं चाहिए, ये तो हमें कैंसिल करना पड़ा, तो इसलिए एनी लॉसेस विल बी योर्स बट एनी प्रॉफिट्स विल नॉट बी योर्स, प्रॉफिट्स विल बी ऑफ द बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैंक विल सेल फॉरेन करेंसी टू एन इंपोर्टर। कोई भी अगर इंडियन है जो इंपोर्ट कर रहा है यूएस से, उसको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा, देयरफॉर ही विल नीड डॉलर्स, तो इसलिए बैंक विल सेल डॉलर, द बैंक विल सेल फॉरेन करेंसी टू एन इंपोर्टर एंड बैंक विल बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम एन एक्सपोर्टर, क्योंकि एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसको डॉलर में पेमेंट रिसीव होगा, फिर वो यही डॉलर को कन्वर्ट करेगा बैंक से, व्हेन वी से कन्वर्ट बेसिकली वो डॉलर सेल कर रहा है एंड रुपी बैंक से बाय कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक हैज कवर्ड इटसेल्फ इन द मार्केट। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि बैंक हैज कवर्ड इटसेल्फ इन द मार्केट, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर पहली बार करें अभी के लिए आप इग्नोर कर लो, आगे हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी बच्चे इसको पढ़ चुके हैं आप इस पे ध्यान दो। तो इट मीन्स इट हैज कवर्ड दिस ट्रांजैक्शन रिस्क विद एन ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट इन द इंटरबैंक मार्केट। तो अपने दो मार्केट्स चलते हैं, एक है बैंक जो कस्टमर के साथ करता है, दूसरा बैंक जो दूसरे बैंक के साथ करता है। तो इधर बैंक ने जो कस्टमर के साथ किया वो उसी का ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे बैंक के साथ करके रखते हैं, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्क को कैंसिल कर सके। Every time a customer changes the plan, the bank must adjust its market cover, and this is where the swap comes into play। क्योंकि आपने अगर देखा होगा नीचे स्वैप डिफरेंस भी आता है, इंटरेस्ट आउटले भी आता है। तो ये जो स्वैप डिफरेंस है ये तभी आता है व्हेन द बैंक हैज कवर्ड इटसेल्फ इन द इंटरबैंक मार्केट। ठीक है, स्वैप डिफरेंस में क्या होता है? द स्वैप डिफरेंस इज द रूपी डिफरेंस दैट अराइजेस व्हेन द बैंक offsets the old forward in the market by doing a spot versus, अगर कुछ नहीं समझा क्या हुआ, एक पहले कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था बैंक ने, उसी का ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे मार्केट में दैट इज इंटरबैंक मार्केट में एंटर किया था। अब अगर कोई भी चेंजेस होगा तो बैंक को ये कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंज करने पड़ेगा ना, करेक्ट है ना। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बाय का था, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट सेल का हो गया, तो अब आपको ये इंटरबैंक में भी करना पड़ेगा, तो कुछ स्वैप करना पड़ता है, कुछ आपको स्पॉट पे करना पड़ता है दैट इज टुडे, एंड कुछ आपको फ्यूचर में करना पड़ता है। तो इसलिए when the bank offsets the old forward in the market by doing a spot versus forward pair for the notional amount। अगर आपको अभी नहीं समझा हम नीचे क्वेश्चन में कर लेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट आउटले। इंटरेस्ट आउटले इज एप्लीकेबल व्हेन द टाइमिंग चेंजेस। बैंक में हैव टू पे रुपीज अर्लियर देन इट रिसीव्स देम और रिसीव देम लेटर देन इट हैड प्लान। जो भी ड्यू डेट थी, अगर उससे पहले उनको पे करना पड़ा या उसके बाद उनको मनी रिसीव हो रहा है रुपी, तो इन सच अ केस बैंक आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे चार्ज करेगा, क्योंकि बहुत सारे रेट्स होते हैं, तो इट इज द रेट एट विच द बैंक एक्चुअली पेज माइनस द रेट एट विच इट एक्चुअली रिसीव। जो एक्चुअल बस है उस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अपन ये पूरा क्वेश्चन ही समझेंगे, सारे केसेस सिनारियोज है। एक एग्जांपल में अपन पहले के तीन सिनारियोज करेंगे। पहले तीन सिनारियोज आर बेस्ड ऑन डिलीवरी। ये जो एग्जांपल है इट इज अभी के लिए बेस्ड ऑन डिलीवरी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल एमएनसी इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर, सॉरी, एमएनसी इंडिया इज एन इंपोर्टर। इंपोर्टर मतलब वो गुड्स रिसीव कर रहा है और पेमेंट उसको फॉरेन करेंसी में करनी है, तो बैंक विल सेल फॉरेन करेंसी टू द इंपोर्टर। सही है, इधर तक आप हो मेरे साथ? चलो, तो ये जो इंपोर्टर है इज बाइंग डॉलर, तो इट बुक्स अ 2 मंथ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। लो क्वेश्चन में भी बोल दिया है, 2 मंथ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट विद अ ग्लोबल बैंक टू बाय $1 million ड्यू ऑन 1 जून। 1 अप्रैल को वो बोलता है कि बॉस मुझे 1 जून को $1 लाख लगेंगे। ओके, क्या रेट पे लगेंगे, 82.50। तो ये प्रॉमिस कर रहा है टू बाय डॉलर 2 मंथ फॉरवर्ड एट रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू कितना है, 82.50। क्लियर है?
ग्लोबल बैंक ने क्या किया, ग्लोबल बैंक कवर्स इटसेल्फ इन द इंटर बैंक मार्केट। ये देखो, ये कवर याद है, हम अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे, तो उसने बैंक ने खुद को कवर कर लिया है बाय बाइंग स्पॉट एंड सेलिंग फॉरवर्ड फॉर 1 जून एट 82.42। बैंक ने क्या किया आप समझो। बैंक ने इधर ये कस्टमर को प्रॉमिस किया कि आई विल सेल यू डॉलर्स एट 82.50। बैंक हैज प्रॉमिस्ड टू सेल द कस्टमर डॉलर्स एट 82.50, बट द बैंक हैज प्रॉमिस्ड, ये देखो इधर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो। बैंक ने इधर क्या किया, प्रॉमिस टू सेल 1 लाख डॉलर्स एट 82.50। एंड सेकेंड बैंक ने इंटर बैंक में क्या किया है, बैंक ने इंटर बैंक में क्या किया है, I promise to buy 1 lakh dollars from the market at 82.42। बैंक ने ऑलरेडी ये रिस्क को हटा दिया है। अब उस दिन को जो भी रेट हो, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भले रेट 100 चले जाए, वो भले रेट 20 चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक ने अपना ये फिक्स कर लिया कि बॉस उस दिन मैं मार्केट से बाय करूंगा एट 82.42 और ये कस्टमर को सेल कर दूंगा एट 82.50। बीच का जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज 0.08 रुपीज पर डॉलर, ये मेरा फिक्स्ड हो गया है। उस दिन कुछ भी रेट हो जाए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसके हिसाब से ही चलेगा। क्या आप समझे क्या हुआ? ठीक है। तो बैंक ने अभी अगर फॉरवर्ड सेल किया है तो ये 82.42 पे किया है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? ओके। लेंडिंग रेट उन्होंने दिया है 12%, तो देयरफॉर इन सच अ केस बैंक का फिक्स्ड कर लिया है 0.08। सिनारियो 1 देखते हैं, दैट इज व्हेन डिलीवरी इज ऑन ड्यू डेट। बताओ ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट जो है आपकी जून 1 है। कस्टमर टेक्स डिलीवरी ऑफ 1 लाख डॉलर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमने जैसे अग्री किया था कि 1 जून को कस्टमर बोलते हैं मुझे डॉलर चाहिए, बैंक ने बोल दिया ठीक है, 1 जून को कस्टमर आ गया, डॉलर उसने अपने ले लिया, हो गया। क्या रेट पे होगा बताओ? बताओ, 1 जून को इन्होंने रेट्स दिए कि स्पॉट उस दिन का रेट है 82.30 एंड 82.35, दैट मीन्स बैंक विल बाय एट 82.30 एंड बैंक विल सेल एट 82.35। बताओ इनमें से कौन से रेट पे होगा? आंसर इज इनमें से कोई भी रेट पे नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट का अग्रीड प्राइस है हमेशा सेटलमेंट वही रेट पर होगा। ठीक है। कितने पे हमने किया था? 82.50 पे किया था ना? बोलो बोलो बोलो। है ना? तो हमने 82.5, हमने 82.50 पे किया था। तो जो डिलीवरी भी होगी वो भी 82.50 इंटू 1 लाख विच इज इक्वल टू 82,50,000 पे हो जाएगी। बताओ इज दैट क्लियर? है ना? क्लियर है? तो बोथ कस्टमर एंड द बैंक ऑनर देयर प्रोमिसेस, डिलीवरी हैपेंस एट द प्रॉमिस प्राइस ऑफ 82.50। कोई झंझट नहीं, सबसे वनीला, सबसे इजी केस, नो प्रॉब्लम। सेकंड केस देखो अब क्या होता है। सेकंड केस में कस्टमर आता है फॉर अर्ली डिलीवरी। कस्टमर बोलता है कि बॉस मुझे अर्ली डिलीवरी दे दो। ओरिजिनल डिलीवरी कब की थी? ओरिजिनल डिलीवरी थी 1 जून की। अर्ली डिलीवरी में कस्टमर बोलता है कि बॉस, कस्टमर वांट्स अर्ली डिलीवरी ऑफ डॉलर्स ऑन 10th में इटसेल्फ। बोलता है कि बॉस आप 10th में को ही मुझे डॉलर दे दो, मुझे अब थोड़ा प्री पेमेंट करने पे मुझे को डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे 10th में को ही दे दो डॉलर। बैंक बोलता है ठीक है, रोक तो सकते हैं नहीं। बैंक क्या करता है, 10th में का जो स्पॉट है उस दिन का स्पॉट है 82.10 एंड 82.15, एंड जो फॉरवर्ड रुपी पर डॉलर फॉर 1 जून है दैट इज 82.25 एंड 82.30। दैट मीन्स ऑन 10th में अगर आपको 1 जून के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई एक्शन करना है, तो ये रेट्स होंगे दैट इज 82.25 एंड 82.30। ओके। अब मुझे बताओ इसको आप कैसे करोगे? दैट मीन्स आपको सबसे पहले जो आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो 1 जून वाले का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले आपको वो नेगेट करना पड़ेगा एंड देन 10th में को एक जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो करना पड़ेगा बेसिकली। तो क्या हो रहा है देखो, कस्टमर का अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट क्या रेट का था? कस्टमर कस्टमर बोलता है बॉस हमने कितने रेट पे एग्री किया था? 82.50 पे किया था, बोलो सही बात है कि नहीं? है ना? तो कस्टमर बोलते हैं कि बॉस वो 82.50 इंटू 1 लाख डॉलर, देखो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो तो यही होगा। आपको फिर जो कैंसलेशन चार्जेस लगाने कुछ भी करने कर दो, बट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है 82.50 वो उसी पे होगा। तो 82,50,000 का तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा, स्वैप होगा। ठीक है। आपको अगर समझना है तो पहले अपन नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं।
ऑन 10th में, ऑन 10th में द बैंक बाइज $1 लाख एट द स्पॉट रेट ऑफ 82.15। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है? 10 मई को कस्टमर आए कि देखो मुझे डॉलर चाहिए। अब बैंक के पास 10 मई को तो नहीं है, तो बैंक क्या करता है, उस दिन स्पॉट मार्केट पे खरीद लेता है। ठीक है, 10th मई को क्या रेट्स है, 10th मई को जो रेट्स है दैट इज 82.10 एंड 82.15। जब बैंक मार्केट से खरीद रहा है तो बैंक इज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, उसको महंगे में खरीदना पड़ेगा क्योंकि अब वो मार्केट से खरीद रहा है। वो जब कस्टमर के साथ डीलिंग करता है तो ऐसा होता है कि वो सस्ते में खरीदेगा और महंगे में बेचेगा। बट जब बैंक मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है तो ही विल हैव टू बाय एट द हायर प्राइस एंड सेल एट द लोअर प्राइस। तो उस दिन जो प्राइस चल रहा था दैट इज 82.15, बैंक विल हैव टू बाय एट 82.15। बोलो ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बैंक ने परचेज किया एट 82.15 फ्रॉम द मार्केट फॉर द कस्टमर। ये क्लियर है? चलो, फिर क्या करता है, इट देन सेल्स दीज डॉलर्स टू द कस्टमर एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 82.50। बोलो सही बात है कि नहीं? है ना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो तो 82.50 हुआ ना, तो बैंक ने तो 82.50 पे बेच दिया कस्टमर को। However, the bank had already promised to buy from the market on 1st June at 82.42। जो उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, याद है कि 82.42 का उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, कवर इटसेल्फ। अब 1st जून को मुझे बताओ, क्या उसको कोई भी ये ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कुछ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, तो इसलिए ये 1st जून वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इट विल नाउ have to promise to sell forward to nullify the transaction। क्या आप समझे? ठीक है, तो इसलिए अब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए किया है। बैंक ने क्या किया, उसने प्रॉमिस टू बाय किया था, प्रॉमिस टू बाय एट 82.42, अब उसको प्रॉमिस टू सेल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ वो मार्केट में जब सेल करेगा वो 82.25 पे सेल करेगा या 82.30 पे करेगा? क्योंकि अब वो मार्केट में सेल कर रहा है, क्योंकि नाउ बैंक इज सेलिंग इन दी मार्केट, उसको ज्यादा वाले नहीं, उसको कम वाले रेट पे सेल करना पड़ेगा, दैट इज 82.25। तो सिंस बैंक इज नाउ अ मार्केट पार्टिसिपेंट, इट विल नाउ हैव टू सेल एट द लोअर रेट ऑफ 82.25। तो अब बैंक 82.25 में आज उसका वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर रहा है। समझे? स्टोरी समझो आप पहले, तो उसका हम नंबर्स पे चलते हैं। तो उसने 82.25 पे कैंसिल कर दिया। ओके ओके ओके, चलो। स्वैप गेन और लॉस कंपेयर्स, स्वैप गेन और लॉस किस चीज को कंपेयर करता है? वो कंपेयर करता है कि देखो आपने उस दिन कुछ डॉलर बाय किए, बोलो सही बात है कि नहीं? कंपेयर द स्पॉट बाय और सेल, कुछ भी हो सकता है, या तो बाय कर सकते हो तो सेल कर सकते हो, विद द फॉरवर्ड सेल और बाय। अगर आप स्पॉट बाय करो तो फॉरवर्ड सेल करोगे, अगर स्पॉट सेल करो तो फॉरवर्ड बाय करोगे। ठीक है, आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो ऑन द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी, ऑन द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी अब कौन से डेट को हो रही है? एक्चुअल डिलीवरी जो हो रही है वो 10th में को हो रही है। 10th में को बैंक ने क्या किया, पहले तो उसने स्पॉट परचेज किया, कितने में परचेज किया उसने? 82.15 पे परचेज किया, जिससे कि वो कस्टमर को डॉलर दे सके। और क्या किया उसने, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, फ्यूचर वाला दैट इज 82.25 पे कैंसिल किया। तो बताओ उस दिन पे ये स्वैप करने की वजह से बैंक को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बैंक को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बैंक को देखो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बैंक सेल जो कर रहा है, बैंक सेल कर रहा है एट 82.25 एंड बैंक बाय कर रहा है एट 82.15। आज उसने मार्केट से 82.15 में बाय किया और फ्यूचर में सेल कर रहा है एट 82.25। तो उसको बैंक को स्वैप गेन हुआ है ऑफ 10,000। तो बैंक को स्वैप गेन हुआ है 10,000, दिस ऑल्सो विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। बैंक वो ये 82.50 एंड में होने वाला था, है ना? 82.50 बाद में होने वाला था, अब क्या हो गया, 82.15 आज ही उसके चले गए। आज ही उसके 82.15 रुपीज चले गए, क्योंकि आज उसको मार्केट में खरीदना पड़ा।
तो इसलिए हम कंपेयर करें 82.50, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये क्योंकि कस्टमर किस पे पे कर रहा है, कस्टमर एक्चुअल पेमेंट है ना, ये एक्चुअल रिसीट है। हमने क्या बोला था, एक्चुअल पे लगेगा इंटरेस्ट, तो 82.50 है। तो इसलिए 82.50 माइनस 82.15 इंटू $1 लाख इंटू 22 डेज, मतलब जितना जल्दी हुआ। आप कंपेयर करो 1 जून एंड 10 मई को, तो इट इज 22 डेज का गैप इंटू 12%, तो देयरफॉर 253 रुपीज आपके इंटरेस्ट में लगेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका फाइनली कस्टमर कितना पे कर रहा है। तो कस्टमर जो पे करेगा वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, दैट इज 82,50,000। उसमें से वो 10,000 माइनस करेगा, क्योंकि ये तो गेन हो गया है, तो 10,000 माइनस हुआ। 253 रुपीज का आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा, विच गिव्स यू अ फिगर ऑफ 82,40,253 रुपीज। क्लियर है? तो बैंक अल्टीमेटली कस्टमर अल्टीमेटली 82,40,253 रुपीज पे करेगा। क्लियर? स्वैप गेन सब समझा कैसे कैलकुलेट किया। स्वैप इज आपने उस दिन ऑन द डे ऑफ डिलीवरी आपने जो जो ट्रांजैक्शन किए उसका डिफरेंस। एक जो आप स्पॉट में आपने बाय किया ये केस में, और आपको फॉरवर्ड सेल करना पड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हो गया। सिनारियो 3 देखते हैं, जिसमें लेट डिलीवरी है। सिनारियो 3 टॉक्स अबाउट लेट डिलीवरी। कस्टमर कब आता है? 10 जून को। कस्टमर को आना कब था? कस्टमर को आना था 1 जून को। कस्टमर कम्स ऑन 10 जून। देखो कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल भी हो गया, 4 जून को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि 3 डेज में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है अगर कस्टमर कुछ नहीं बोले। तो कस्टमर कम्स ऑन 10 जून डायरेक्टली एंड वांट्स इमीडिएट डिलीवरी। 10 जून को बोलते हैं कि भाई अभी दे दे। हलवा है क्या ये? तो अब हम जो क्वेश्चन में इन्होंने रेट्स दिए, इन्होंने हमें 3 रेट्स दिए, दैट इज ऑन 1 जून क्या रेट चल रहा है, ऑन 4 जून क्या रेट चल रहा है, एंड ऑन 10 जून क्या रेट चल रहा है। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ लेट डिलीवरी। कस्टमर अभी भी बोल रहे कि मुझे चाहिए, बस लेट आया वो। तो स्टोरी पढ़े पहले, क्या क्या हुआ अपने साथ, फिर अपन इसके नंबर देखते हैं। चलो, मैंने ट्राई किया इसको एज इजीली इसको समझा सके टेक्स्ट फॉर्मेट में। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड ऑन 4 जून। सही बात है, 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आपका अगर कोई भी बाय कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कुछ नहीं, उसको कैंसिल करने के लिए बेसिकली एक सेल हो जाता है, जिससे कि वो ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो जाता है। तो therefore there is no such thing as cancelling the contract. What the bank does is it sells the original contract, the dollar at agreed price of 82.50। ओरिजिनल क्या हुआ था? ओरिजिनल बैंक ने अग्री किया था कि आई विल सेल इट यू एट 82.50। ठीक है, मतलब आई विल गिव यू डॉलर, I will give you $1 and you will give me 82.50 rupees for it. I will give you ऐसे $1 लाख, then you will give me equivalent amount. बैंक क्या बोलेगा कि आई विल अज्यूम कि तुम उस दिन आ गए और तुमने मुझे 82.50 रुपीज दिए, और फिर मैंने ये वापस तुमसे डॉलर खरीद लिए उस दिन के रेट पे। समझा? है ना। तो इसलिए बैंक क्या एक्ट करते हैं कि जैसे हाँ वो ट्रांजैक्शन तो हो गया था, 82.50 रुपए मैंने तुम्हें बेच दिया, बट उसको कैंसिल करने के लिए मैंने तुमसे वापस खरीद भी लिया। कौन से डेट पे हो रहा है ये सब मस्ती? ये सब मस्ती हो रही है 4 जून को, क्योंकि उस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है। तो इसलिए 4 जून को बैंक विल बाय इट बैक एट टुडेज, दैट इज 4 जून का स्पॉट रेट, विच इज 82.25। 4 जून को बैंक देखो कस्टमर के साथ जब भी डील करेगा वो सस्ते वाले रेट पे करेगा, तो बैंक ने 82.25 पे वापस खरीद लिया वो डॉलर। उसने पहले डॉलर सेल की 82.50 पे, देन कस्टमर से वापस खरीद लिया एट 82.25। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है ऑन 4 जून। ओके, बैंक इनकर्स अ स्वैप लॉस ऑन 1 जून। बैंक ने तो खुद को मार्केट में कवर किया था। 1 जून को बैंक को पूरी एक पोजीशन वापस करनी पड़ी। क्या हुई? ऑन 1 जून इट रिसीव $1 लाख। बैंक ने पहले क्या अग्री किया था कि मुझे मार्केट से $1 लाख मिलेंगे ऑन 1 जून, और ये $1 लाख मैं कस्टमर को दे दूंगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो इट रिसीव ऑन 1 जून, बैंक के साथ क्या हुआ, उसको $1 लाख मिल गए मार्केट से, दैट इट हैड प्रॉमिस टू बाय एट 82.42। 82.42 पे बैंक ने प्रॉमिस किया था कि वो बाय करेगा। बैंक को तो वो ऑनर करनी पड़ेगा, बैंक ने कर लिया। अब क्या करेगा?
नाउ इट मस्ट सेल दीज डॉलर्स एट टुडेज स्पॉट प्राइस। टुडेज स्पॉट प्राइस मतलब 1 जून का स्पॉट प्राइस। 1 जून को उसी दिन बैंक के पास डिलीवरी तो आ गई ना $1 लाख की। वो $1 लाख का करेगा क्या? कुछ नहीं, उसको वापस बेचना पड़ा मार्केट में कि भाई मेरे पास अभी वो बंदा ही नहीं आया, क्या करूं मैं इसका। तो 1 जून को बैंक इसको सेल कर देगा मार्केट में। 1 जून को क्या रेट चल रहा है? 82.30, 82.35। बताओ 82.30 पे सेल होगा या 82.35 पे सेल होगा? नाइस। आ रहा है ना दिमाग में? क्योंकि अब बैंक मार्केट में बेच रहा है तो बैंक विल हैव टू सेल एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि बैंक इज नॉट द पर्सन हु डिमांड्स द प्राइस, बैंक इज द मार्केट पार्टिसिपेंट। तो बैंक विल हैव टू सेल एट अ लोअर प्राइस ऑफ 82.30। तो बैंक ने जो सेल किया दैट इज एट 82.30 सिंस द कस्टमर डिडंट शो अप। ओके, द बैंक होप्स दैट द कस्टमर कम्स लेटर। बैंक क्या करता है? होप करता है दैट द कस्टमर कम्स लेटर एंड प्रोमिसेस टू बाय फ्रॉम द मार्केट 1 मंथ लेटर एट 82.60। उसी दिन उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दिया, बट उसको लगता है कस्टमर आएगा कभी ना कभी। तो वो एक और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है 1 मंथ फॉरवर्ड कि भैया 1 महीने फॉरवर्ड में इसको पोस्टपोन कर रहा हूँ बेसिकली। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट्स क्या चल रहे हैं? 82.55 एंड 82.60। बैंक क्या कर रहा है? बैंक बाय कर रहा है। तो बैंक बाय कर रहा है तो वो महंगे वाले पे अब उसको करना पड़ेगा, दैट इज 82.60। तो इसलिए बैंक ने 1 मंथ लेटर है 82.60 पे इसको बाय कर दिया। क्लियर है? फ्रॉम 1 जून बैंक स्टार्ट्स इनकरिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एज इट हैड परचेज डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट एट 82.42। 82.42 वाली डिलीवरी तो उसने ले ही ली ना, एंड इसने 82.30 पे सेल किया था। 82.30 पे सेल किया था, बोलो सही बात है कि नहीं? तो अब 10th जून को जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया है, तो देयरफॉर 10th जून को जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी ऑन 10th जून के प्राइसेस। बैंक क्या कर रहा है? बैंक बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। बैंक कस्टमर को डॉलर सेल कर रहा है, तो बैंक सेल जो कर रहा है डॉलर वो महंगे में करेगा ना कस्टमर के साथ, तो इसलिए वो 82.26 पे सेल कर रहा है। तो बैंक ने इधर 82.26 पे सेल कर दिया। स्टोरी समझी? ठीक है, नीचे एक समरी भी है, वो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रखी। अपन अब देखते हैं आंसर में कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले होगा एक्सचेंज डिफरेंस। 4 जून को हम ऐसे ऐड करेंगे कि ओ हमने आपको डॉलर सेल कर दिए थे और फिर हमने डॉलर आपसे वापस स्पॉट पे बाय कर लिए। हमने आपको डॉलर सेल जो प्राइस पे किए थे दैट वाज 82.50। दिस वाज योर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 4 जून। लेकिन हमने इसको वापस आपसे बाय भी कर लिया है 82.25। तो ये 82.25 जो है ये हमने आपसे बाय किया। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 25,000। हमने सेल किया आपको 82.50 एंड आपसे फिर बाय किया 82.25। तो बेसिकली ये कस्टमर के लिए लॉस हुआ है कि नहीं बताओ? ये जो है दिस इज अ लॉस टू कस्टमर। तो मतलब कस्टमर को ये पे करना पड़ेगा एक तो। सेकंड क्या हुआ? स्वॉप लॉस हुआ, है ना? स्वॉप लॉस हुआ, हुआ था नहीं हुआ था? बैंक ने क्या किया था? बैंक को उस दिन, बैंक को 1 जून पे जो डिलीवरी आ गई थी $1 लाख की, क्या करना पड़ा? बैंक को सेल करना पड़ा मार्केट में वापस। उसको $1 लाख आ गए थे, बैंक ने वापस सेल किया था। कितने पे सेल किया था? इसने जो सेल किया था, इसने सेल किया था एट 82.30। तो बैंक ने सबसे पहले इसको 82.30 पे सेल किया और उसने 1 मंथ फॉरवर्ड बाय भी तो किया ना एट 82.60। तो ये 82.60 इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो बाय 1 लाख, आपको 30,000 हो गई। ये बैंक को स्वॉप लॉस हुआ उस दिन, क्योंकि उसने सेल किया एट 82.30 एंड बाय किया एट 82.60। तो बाय महंगे में हुआ है ना, तो वापस उसका 30,000 का इधर लॉस हो गया। ये जो है ये वाला है लॉस टू बैंक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड देखो, इधर हमने क्या कंपेयर किया था? 82.42 एंड 82.30। वही है नीचे 82.42 82.30 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इंटू 12% इंटू 3 डेज का जो गैप है, तो आप इसको करेंगे ₹12। नेक्स्ट है आपका नेट पेमेंट बाय कस्टमर। नेट पेमेंट कस्टमर कितना पे करेगा? दैट इज आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट
दैट इज एट 82.26 पे हुआ है ना न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसको मल्टीप्लाई करो बाय 1 लाख, यू विल गेट 82,26,600। 25,000 का जो कस्टमर को लॉस हो वो भी पे करना पड़ेगा, 30,000 का जो बैंक को लॉस हो वो भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, एंड इट विल गेट अ टोटल अमाउंट ऑफ 82,81,012 इतना कस्टमर को पे करना पड़ेगा टू द बैंक। क्लियर है? अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं? ओरिजिनल अगर ये सब कस्टमर ऑन टाइम आ जाता तो वो कुछ नहीं 82,50,000 पे करता, अब उसको 82,81,000 और 12 रुपए पे करने पड़े। ओके, चलो, ये आपकी हो गई 3 सिनारियोज। आई होप ये तीनों सिनारियोज क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल फॉर कैंसिलेशन। ये जिसके पास भी बुक है इधर, ये लेट डिलीवरी नहीं है, दिस इज लेट कैंसिलेशन। अपनी अपनी बुक्स में सही कर दो प्लीज। चलो, ये आपका हो गया थर्ड केस, दैट इज योर लेट कैंसिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, न्यू क्वेश्चन है। ऑन 1 Jan इंपोर्टर बुक्स अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, वापस इंपोर्टर ही है, ठीक है। तो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया विद द बैंक टू बाय $1 लाख डिलीवरेबल ऑन 31 मार्च। तो ये देखो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, पूरा जैन, पूरा फेब एंड पूरा मार्च, तो इट इज अ 3 मंथ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। कितने डॉलर है? $1 लाख एट कितना? 85.50। Assume the bank's exchange margin is 0.10%। अब ये केस में आपको 0.10 का एक्सचेंज मार्जिन दे दिया है, दैट मीन्स बाय सेल रेट पे ही आप 0.10 डाल दोगे। अगर बैंक बाय कर रहा है तो आप 0.10% माइनस करोगे, और अगर बैंक सेल कर रहा है तो आप 0.10% ऐड कर दोगे। ठीक है। फ्लैट कैंसिलेशन चार्जेस है आपके 100 रुपीज, कभी भी आप कैंसिल करोगे तो 100 रुपये लगेंगे। तो बेसिकली बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला आई प्रॉमिस टू सेल, क्योंकि इंपोर्टर इंपोर्टर को डॉलर्स चाहिए। तो बैंक क्या बोलता है, आई प्रॉमिस टू सेल $1 लाख टू द इंपोर्टर ऑन 31 मार्च एट 85.50। ये स्टोरी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, सिनारियो 4 क्या है, कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। अपनी ड्यू डेट क्या बोलो, 31 मार्च। तो कस्टमर आता है 31 मार्च को, बोलते हैं कि बॉस निकाह निकाह निकाह, निकाह निकाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? निकाह तो शादी को बोलते हैं ना। ये डिवोर्स को क्या बोलते हैं? याद ही नहीं आ रहा ये तुमसे। कबूले कबूले आ रहे, चलो छोड़ो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या है ये डिवोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में या ये उर्दू में? तलाक, 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 हाँ। तो बैंक आता है 31 मार्च, बैंक नहीं आता, कस्टमर आता है 31 मार्च को, और वो बोलते हैं भाई तलाक तलाक तलाक, ये कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करो। तो 31 मार्च को स्पॉट रुपी पर डॉलर कितना बटे, 85.40 एंड 85.45। देखो, हमें पता है कैंसिलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। ओरिजिनली बैंक ने क्या बोला था कि आई विल सेल यू डॉलर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए बैंक क्या बोलेगा, आई विल परचेज डॉलर फ्रॉम यू एट टुडेज स्पॉट प्राइस। ठीक है। तो आज का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 85.40 एंड 85.45। क्योंकि ये क्वेश्चन में, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में 0.10 का मार्जिन है, तो अपन जो रेट है वो यही वाला यूज करेंगे, दैट इज 85.40। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम महंगा वाला रेट कर रहे थे कि बैंक जब कस्टमर को ये करेगा तो महंगे वाले रेट नहीं, ठीक है, कोई वो नहीं है। अब बैंक क्या कर रहा है, पहले बैंक ने प्रॉमिस किया था टू सेल, अब बैंक कर रहा है प्रॉमिस टू बाय। तो बैंक जो बाय करेगा वो 85.40 पे बाय करेगा, बट 85.40 में भी हम माइनस करेंगे 0.10%। तो 85.4 माइनस 0.1% आता है आपका, 85.4 माइनस 0.1%, तो आपका आता है 85.3146। मेरा अलग क्यों आ रहा है? क्या गलत कर रहा हूँ? अच्छा, राउंड ऑफ हुआ है। 85.40 माइनस 0.10 परसेंटेज, 85.4 इंटू
ठीक है? तो ये उन्होंने राउंड ऑफ किया 85.3150, या तो 3146 या कुछ आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया 85.3150, ये 0.0025 में राउंड ऑफ कर देते हैं। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन रेट हो गया। दैट मीन्स व्हेन वी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन, ओरिजिनली बैंक हैड प्रॉमिस्ड टू सेल, नाउ बैंक इज प्रॉमिसिंग टू बाय एट 85.3150। तो बैंक अगर बाय कर रहा है 85.3150 और सेल कर रहा है 85.50, तो बताओ बैंक को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? बैंक को तो प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ? बैंक को जो प्रॉफिट हुआ है वो 18,500 का हुआ है। बट देखो बॉस, 100 रुपीज आपका कैंसिलेशन चार्जेस भी तो है। तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो 18,600 है, इज योर कैंसिलेशन चार्जेस। तो बैंक had earlier promised to sell $1 lakh at 85.50. So now to nullify the contract, it will buy at today's spot rate of 85.40 minus margin. I hope ये आपको क्लियर है। ठीक है, देयर इज नथिंग एज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, इट इज जस्ट हम कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। चलो, सिनेरियो 2 देखते हैं। सिनेरियो 2 क्या बोलता है? सिनेरियो 2 बोलता है कि कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। अपनी ड्यू डेट क्या थी? 31st मार्च। कस्टमर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 28th फेब। एक महीने पहले आ गया कस्टमर, 28th फेब को ही आ गया और बोलते हैं कि बॉस इसको कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए अब। ठीक है, तो 28th फेब को जो रेट्स चल रहे 85.30, 85.35 और फॉरवर्ड जो चल रहे 85.45, 85.50। स्टोरी कर लेते हैं पहले। बैंक हैड प्रॉमिस टू सेल $1 lakh एट 85.50। बोलो हाँ कि ना? 85.50 पे बैंक ने प्रॉमिस किया था सेल करने के लिए। अब नलिफाई करने के लिए बैंक क्या करेगा? बाय करेगा। इट विल बाय एट 1 मंथ फॉरवर्ड रेट ऑफ 85.45। क्या हुआ? आज इस बार इसने स्पॉट पे क्यों नहीं कैंसिल किया? क्योंकि इसकी जो डिलीवरी है वो 1 महीने बाद है। पिछले केस में इसकी डिलीवरी उसी दिन पे थी, तो हमने उसी दिन के रेट से कैंसिल कर दिया। इस केस में क्योंकि इसकी डिलीवरी बाद में है, तो हम जो रेट भी यूज़ करेंगे वो बाद वाला रेट यूज़ करेंगे कैंसिल करने के लिए। तो हम जो रेट यूज़ कर रहे हैं वो 31st मार्च का कर रहे हैं। पहले बैंक ने क्या किया था? प्रॉमिस टू सेल किया था। बैंक ने किया था प्रॉमिस टू सेल। अब बैंक क्या कर रहा है? अब बैंक कर रहा है प्रॉमिस टू बाय। वो बैंक कर रहा है प्रॉमिस टू बाय। बाय बोलो 85.45 पे होगा, 85.50 पे होगा। बैंक तो हमेशा सस्ते में खरीदेगा, तो 85.45 पे करेगा माइनस जो मार्जिन है ऑफ 0.10%। तो 85.45 माइनस 0.1% गिव्स यू 85.3645 आता है कैलकुलेटर में। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया वही 85.3650 पे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब जो कैंसिलेशन हो रहा है वो हो रहा है 85.50 माइनस 85.3650 इंटू 1 लाख, विच गिव्स यू 13,500 प्लस 100 रुपए का कैंसिलेशन चार्जेस, विच गिव्स यू 13,600 का कैंसिलेशन चार्जेस। समझा? तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो, यू मेक श्योर आप जो रेट यूज कर रहे हो, आप वो रेट यूज करो दैट इज ऑन द ओरिजिनल ड्यू डेट। ओरिजिनल ड्यू डेट पे जाके आपको कैंसिल करना है। अगर वो बंदा लेट आया, वो बंदा जल्दी आया, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन होगा वो उस दिन के ड्यू डेट पे होगा। ठीक है? केस आपका सिनेरियो 6 है, दैट इज ऑफ लेट कैंसिलेशन। दैट मीन्स ये बंदा कब आया होगा? 31st मार्च के भी बाद में आया होगा। कस्टमर कम्स ऑन 5th अप्रैल एंड रिक्वेस्ट कैंसिलेशन। देखो 31st मार्च को अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा था, तो एक्चुअली हमने 3rd अप्रैल को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया होगा। 3 डेज का क्योंकि ग्रेस पीरियड देते हैं, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए देखो क्वेश्चन में भी इन्होंने आपको दिया है 3rd अप्रैल के रेट्स दिए और 5th अप्रैल के रेट्स दिए। स्टोरी पढ़ ले पहले। चलो, बैंक हैड अर्लियर प्रॉमिस्ड टू सेल डॉलर एट 85.50। इसमें तो कोई डाउट नहीं, अब तो ये रट गया होगा। बैंक ने जो डील की थी वो 85.50 पे की थी। अब क्या करेगा? 3rd अप्रैल को बैंक विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। पहले अगर उसने प्रॉमिस किया टू सेल डॉलर, तो अब 3rd अप्रैल को क्या करेगा? वो बाय करेगा। बाय करेगा 3rd अप्रैल के प्राइस से। तो नाउ टू नलिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बाय एट स्पॉट, दैट इज 3rd अप्रैल का रेट ऑफ 85.50 माइनस मार्जिन। ठीक है, 3rd अप्रैल का आपका जो रेट है देखो 85.50, 85.55। तो बैंक जो 85.50 माइनस 0.10 के मार्जिन पे इसको उल्टा कर देगा। कंफ्यूज नहीं होना है। 85.50 पे कैंसिल हो गया, 85.55 पे होगा। 85.50 पे होगा क्योंकि बैंक जो है वो सस्ते में खरीदेगा। तो उसने 85.50 माइनस मार्जिन कर दिया।
बैंक वुड आल्सो हैव अ स्वैप लॉस दैट वुड बीन इनकर्ड ऑन 31st मार्च। क्योंकि मान लो ये क्वेश्चन में तो अभी हमने दिया नहीं है, बट बैंक ने खुद को कवर भी तो किया होगा मार्केट में। उस दिन उसको मार्केट में उसने फॉरवर्ड और स्पॉट दोनों लिया होगा, ऑपोजिट इफेक्ट और वो सब जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, दिस वुड हैव टू बी ऑफसेट और इंटरेस्ट आउटले भी होता। ये मैंने बस क्वेश्चन में जिससे कि और कॉम्प्लिकेट ना करे तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट अदरवाइज आपका स्वैप लॉस और इंटरेस्ट आउटले भी रहेगा। क्लियर है? चलो, तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन जो है 3 अप्रैल को वो क्या रेट पे हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन जो हो रहा है वो 85.50 माइनस 0.10% है, व्हिच इज 85.4150 पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। व्हेन वी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा मतलब बैंक ये रेट पे बाय करेगा। तो आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस है ऑन 3 अप्रैल है वो है 85.50। ये जो है ये तो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और आपका जो सेकंड रेट है वो 85.4150 है, दैट इज योर कैंसिलेशन रेट। इसको मल्टीप्लाई करते हुए $1 लाख आपको हो गया 8,500 का ये कैंसिलेशन चार्जेस हो गए। तो आपका कैंसिलेशन चार्जेस 8,500 प्लस 100 रुपीज जो लगते हैं कैंसिलेशन करने के लिए वो 8,600 हो गया। और जैसे मैंने आपको बोला स्टॉप लॉस और इंटरेस्ट आउटले ये केस में इग्नोर किया है, बट आपके सिनेरियो 3 में जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट होगा ये। क्लियर है? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ये बॉटल वैनिश हो गई होगी, दिख रही है ये बॉटल ग्रीन कलर की, और क्योंकि पीछे भी ग्रीन स्क्रीन है तो ये ट्रांसपेरेंट हो गई होगी। आगे चलो, लास्ट 3 सिनारियोज अपन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम टेंशन के बारे में देखेंगे। तो ऑन 1 Jan एक्सपोर्टर, क्वेश्चन चेंज हुआ है। एक्सपोर्टर हुआ है, एक्सपोर्टर आपको डॉलर लाके देगा और वो बेसिकली डॉलर सेल कर रहा है। तो इसलिए एक्सपोर्टर जो है बुक्स ऑफ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू सेल $1 लाख। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो तो सेल कर रहे हैं ना यूएस क्लाइंट को, यूएस क्लाइंट उसको डॉलर देगा, वो यही डॉलर आपको सेल करेगा जिससे कि उसको रुपीस मिल सके। तो इस केस में अब बैंक जो है, बैंक है बोल रहा है आई प्रॉमिस टू बाय $1 लाख फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑन 31st मार्च एट द रेट ऑफ 85.50। वही है, एक्सचेंज मार्जिन 0.10% है, फ्लैट कैंसिलेशन आपका 100 रुपीज है। ठीक है, तो सिनारियो 7 देखते हैं, दैट इज एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट। आपकी ड्यू डेट क्या है? 31st मार्च। तो 31st मार्च को आके कस्टमर आपको बोलता है कि बॉस इसको 1 मंथ एक्सटेंड कर दो प्लीज, प्लीज एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 मंथ, दैट मीन्स आई विल वांट टू सेल दीज डॉलर्स टू यू बट आफ्टर 1 मंथ। बैंक बोलता है ठीक है। कोई एक्चुअली एक्सटेंशन की तो बात होती नहीं, हमेशा क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन जो हुआ है वो उस दिन पे तो 31st मार्च को तो एक्चुअली कैंसिल हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट। 31st मार्च को स्पॉट रेट क्या है? पहले बैंक ने क्या किया था, प्रॉमिस टू बाय किया था, अब 31st मार्च को बैंक सेल करेगा उसको। 31st मार्च को बैंक $1 लाख एक्सपोर्टर को वापस सेल करेगा। बैंक सेल क्या रेट पे करेगा, 85.40 पे करेगा या 85.45 पे करेगा? बैंक महंगे वाले रेट पे करेगा, तो बैंक जो है वो 85.45 के रेट पे करेगा, प्लस अपना 10% मार्जिन ऐड करके, 10% क्या बोलो, 0.10 मार्जिन ऐड करके 85.5350 पे सेल कर रहा है कस्टमर को, बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो आपका जो डिफरेंस होगा वो 85.50 माइनस 85.5350 इंटू 1 लाख, तो आपका हो गया 3,500 प्लस 100 रुपीज कैंसिलेशन चार्जेस भी तो लगेंगे। कि जस्ट बिकॉज तुम एक्सटेंशन बोल रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हुआ ही है ना, तो 100 रुपए का ये ले तेरे मुंह पे वो भी डाल दे, और ये ले 3600 का मैंने कैंसिलेशन चार्जेस डाल दिए तेरे पे। बैंक बोल रहा है, ये कस्टमर को मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट जो आपका होगा वो तो 1 मंथ फॉरवर्ड पे होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई 1 मंथ आगे क्या करो। 1 मंथ आगे बैंक क्या प्रॉमिस टू बाय है। बैंक 1 मंथ बोल रहा है कि मैं 1 महीने बाद बाय करूंगा तुमसे $1 लाख।
बोलो बाय कौन से प्राइस पे होगा, 85.60 पे होगा या 85.65 पे होगा? बैंक तो हमेशा सस्ते पे बाय करेगा ना, तो बैंक बाय करेगा एट 85.60। बैंक ने बाय किया एट 85.60, और क्योंकि बाय कर रहा है तो इसलिए हम इसमें मार्जिन माइनस करेंगे, तो एट माइनस 0.10 विल गिव यू 85.510। तो आपका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी 85.5150, प्लस आपका ये 3600 के कैंसिलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। नीचे आप स्टोरी समझो। एक्सटेंशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ करेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट है, हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। The current contract would be cancelled when the bank sells dollar. Bank sells dollar at 85.5350 and buy that 85.50, leading to the customer paying 3600 as loss on cancellation, या आप इसको बोलेंगे लॉस ऑन एक्सटेंशन। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्या है अपना, एक्सटेंशन बिफोर ड्यू डेट। एक्सटेंशन बिफोर ड्यू डेट मतलब 31 मार्च से पहले आके बंदा बोल देता है कि इसको एक्सटेंड कर दो। कस्टमर रिक्वेस्ट एक्सटेंशन ऑन 31st ऑन एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ ऑन 28 फेब। 28 फेब मतलब 1 महीने पहले आके उसने बोल दिया कि बॉस इसको 1 महीने से और एक्सटेंड कर दो। मैंने इसे 1 महीने से और एक्सटेंड कर दो, मतलब वो बोल रहे कि अब इसको 30th अप्रैल कर दो। कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं ना, तो इसको 1 मंथ से एक्सटेंड कर दो। मतलब अब इसकी आप डिलीवरी जो है, आप इसकी डिलीवरी जो है अब इसको 30th अप्रैल कर दो। तो जब वो 28 फेब को ये कर रहा है, तो बेसिकली 28 फेब से अगर हम कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे तो वो 2 मंथ फॉरवर्ड पे होगा। आपको ये ध्यान देना है, 1 मंथ फॉरवर्ड नहीं। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये एक्चुअली 2 मंथ फॉरवर्ड हुआ है फ्रॉम 28 फेब। ओके, 28 फेब को उन्होंने आपको स्पॉट प्राइस दिया है, 1 मंथ फॉरवर्ड दिया, 2 मंथ फॉरवर्ड दिया, देखो इसलिए 2 मंथ फॉरवर्ड दिया है। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। चलो स्टोरी पढ़ ले। Contract cancellation will be done at 1 month forward from 20th Feb, since we want to cancel on 31st March। देखो कैंसिलेशन तो ऑन 30, मैंने आपको क्या बोला है, कैंसिल करने के लिए आपको उस दिन पे जाना पड़ेगा जिस दिन का ड्यू डेट था। ड्यू डेट कब का था, ड्यू डेट था 31st मार्च का। तो आप 28 फेब पे जब खड़े हो, तो आप जो कैंसिलेशन रेट होगा ये 1 मंथ फॉरवर्ड होगा, तो 1 मंथ फॉरवर्ड कैंसिलेशन रेट होगा। बैंक ने पहले क्या किया था, बैंक ने प्रॉमिस टू बाय डॉलर्स किया था। अब बैंक क्या करेगा, उसको उल्टा करने के लिए बैंक सेल करेगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बाय एट 85.50, बोलो हाँ कि ना? तो नाउ बैंक विल सेल 1 मंथ फॉरवर्ड एट 85.50। 1 मंथ फॉरवर्ड देखो ये कहाँ से 85.50 इधर आया है कि नहीं? बोलो है कि नहीं, सही बात है कि नहीं? तो बैंक जो 85.50 पे सेल करेगा, बैंक बाय प्राइस इज लेस देन द सेल प्राइस। मतलब बेसिकली बैंक सेल ज्यादा में कर रहा है ना, बैंक सेल 85.50 में कर रहा है। बैंक सेल जो है 85.50 पे कर रहा है, और प्रॉमिस टू हाँ 85.50 प्लस ऑफकोर्स इस पे ऐसे देखो तो सेम है, बट इस पे वो भी तो लगेगा 0.10%। तो इसका जो आपको ओरिजिनल प्राइस हुआ है, मतलब न्यू प्राइस का, दैट इज 85.5850। ठीक है, तो देयरफॉर कस्टमर विल हैव टू पे कैंसिलेशन चार्जेस, है ना, इसमें 100 रुपए और लग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो न्यू रेट है, आपका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो 2 मंथ फॉरवर्ड पे काउंट हो गए, नॉट 1 मंथ फॉरवर्ड पे। कैंसिलेशन 1 मंथ फॉरवर्ड पे, बट न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी है 2 मंथ फॉरवर्ड। तो एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ इज फ्रॉम 31st March, and the rate used for the contract is 2 month forward by from 28 Feb। बताओ ये क्लियर है कि नहीं? 28 फेब से आप 2 महीने इसलिए कैलकुलेट करोगे, तो 28 फेब से 2 महीने बैंक क्या प्रॉमिस टू बाय, बैंक बाय सस्ते में करेगा, दैट इज 85.70। तो 85.70, बट क्योंकि बैंक बाय कर रहा है तो आपका जो 0.10% है वो माइनस होगा, तो वो इधर 0.10 माइनस हो गया एंड यू गेट 85.6150। 2 सेकंड देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज योर सिनारियो 9। ठीक है, आई नो थोड़ा सा हेवी हो गया होगा, बट एक बार आप अगर इसके पूरे कंसेप्ट दिमाग में डाल दो तो कोई नहीं रोक सकता आपको ये चैप्टर में मार्क्स लाने से। बढ़े आगे? चलो।
अगला सिनेरियो क्या बोलता है, एक्सटेंशन आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट कब की थी, ड्यू डेट थी आपकी 31 मार्च की। तो वो बंदा 31 मार्च के भी बाद आके बोलता है कि बॉस आप इसको एक्सटेंड कर दो। बताओ, फिर से सेम स्टोरी हुई होगी, हमने बीच में कैंसिल कर दिया होगा। 5th अप्रैल को जो वो न्यू रेट पे आ जाएगा। तो देखो 5th अप्रैल को वो बंदा आया है, 3rd अप्रैल के इन्होंने रेट दी क्योंकि 3rd अप्रैल पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, 5th अप्रैल पे कुछ ना कुछ एंटर होगा। स्टोरी पढ़ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन विल बी डन एट 3rd अप्रैल इटसेल्फ यूजिंग द स्पॉट रेट्स ऑन 3rd अप्रैल। ठीक है? पहले बैंक ने क्या बोला था कि आई विल प्रॉमिस टू बाय। तो इसको कैंसिल करने के लिए बैंक ने सेल किया होगा। बैंक ने सेल किया होगा 3rd अप्रैल के स्पॉट रेट से, दैट इज 85.55। बोलो सही है कि नहीं? बैंक क्योंकि 85.55 पे सेल कर रहा है तो आपका जो मार्जिन है वो ऐड होगा। तो आपका जो मार्जिन है वो ऐड हो गया और आपको न्यू रेट जो है वो 85.6350 दैट इज ये रेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ठीक है? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो बैंक had originally promised to buy at 85.50, now it will sell at the spot rate of 30 of 3rd April, that is 85.55 प्लस मार्जिन जो हमने कैलकुलेट कर लिया। आपका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट विल बी डिसाइडेड व्हेन द कस्टमर एक्चुअली शोड अप। 5th अप्रैल को कस्टमर एक्चुअली आया। 5th अप्रैल को कस्टमर क्या बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ आगे वो क्या बोलते हैं कि बैंक आई वांट यू टू प्रॉमिस टू बाय डॉलर्स। बैंक बाय करेगा सस्ते वाले पे 86.60 पे। 86.60 पे बाय करेगा, बट 0.10% इसमें माइनस होगा क्योंकि बैंक बाय कर रहे हैं। तो बैंक के केस बाय के केस में माइनस होगा। तो 86.60 माइनस 0.10% गिव्स यू 86.5125। दिस इज योर न्यू कॉन्ट्रैक्ट का रेट। चलेगा? ये 100 रुपए का इधर आ गया, ये आपका कैंसिलेशन चार्जेस हो गए 13,600 और न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट हो गया 86.5125। बताओ ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बढ़े आगे? चलो, ये आपके हो गए, देखो सारे 9 केसेस हो गए, बहुत बड़ा चंक हो गया। और ये अपना लास्ट पार्ट है, दैट इज योर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में क्या है, देखो आपके 4 केसेस है बेसिकली। एक आपका फॉरवर्ड हो गया, एक आपके ऑप्शंस हो गए। ठीक है? तो फॉरवर्ड इंपोर्टर को क्या, इंपोर्टर को डॉलर्स फ्यूचर में चाहिए पे करने के लिए आउटसाइड इंडिया। तो बेसिकली वो बैंक से बाय करेगा। इंपोर्टर को इंपोर्टर को कब डर लगेगा, जब फ्यूचर में डॉलर के प्राइसेस बढ़े या फ्यूचर में डॉलर के प्राइसेस कम हो। इंपोर्टर विल बी स्कैर्ड कि डॉलर का प्राइस बढ़ जाए, कि मान लो आज डॉलर का जो रेट है वो 80 रुपीज है और 2 महीने बाद डॉलर का रेट 100 रुपीज हो जाए, तो अब उसको 100 रुपीज पे करने पड़ेगी $1 खरीदने के लिए। तो वो क्या करता है, वो एक फॉरवर्ड में घुस जाता है। जब वो बैंक को बोलते हैं कि बॉस आई विल बाय एट 80 रुपीज ऑन अ फ्यूचर डेट, फिक्स कर दिया उसने 80 रुपीज में मैं बाय करूंगा। अब मान लो वो सेटलमेंट डेट, जो भी वो सेटलमेंट डेट है, वो जो भी वो फ्यूचर डेट है, अगर उस दिन रेट 77 है, तो इंपोर्टर को 3 रुपए का लॉस हो गया ना, क्योंकि वो मार्केट से 77 में खरीद सकता था, बट बिकॉज उसने ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी एंटर कर लिया था कि बॉस आई विल बाय एट 80, तो उसको 3 रुपीज का लॉस हो गया। यही केस में अगर उल्टा मान लो रेट जो होता वो 85 का हो जाता, तो इंपोर्टर को 5 रुपीज का गेन हो जाता कि भाई अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करता तो मुझे मार्केट में 85 पे खरीदना पड़ता, बट सिंस आई एंटर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट आई विल बाय, ये ऑप्शन नहीं, आई विल फॉर श्योर बाय एट 80। तो बेसिकली 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यही पूरा केस उल्टा है एक्सपोर्टर के लिए। एक्सपोर्टर विल गेन यूजुअली व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस लेटर। तो एक्सपोर्टर ने बोला कि ब्रॉस आई प्रॉमिस टू सेल एट रुपीज 80। उस दिन अगर 77 है तो इसको 3 रुपीज का गेन हो गया, और अगर रेट 85 है तो 5 रुपीज का लॉस हो गया। दोनों उल्टे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन है, दैट इज योर कॉल ऑप्शन एंड योर पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज अ राइट। देखो ऑप्शन इज ऑलवेज अ राइट, एंड जब कॉल होता है तो इट इज बाय, जब पुट होता है तो इट इज सेल। बट ऑप्शन इज ऑलवेज अ राइट, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज अ राइट। आपने जो ऊपर के 2 केसेस में पढ़े थे दैट वाज एन ऑब्लिगेशन, ये 2 केसेस में इट इज अ राइट। तो राइट टू बाय एट 80, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस अगर उस दिन मार्केट में प्राइस 77 हुआ तो मैं ये राइट अपना एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मैं जो है ये 77 रुपीज में मार्केट से ही खरीद लूँ ना, जब मुझे मार्केट में कम मिल रहा है तो मैं मार्केट से खरीद लूंगा।
बट अगर मार्केट में होते मान लो रेट 85 हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना ये ऑप्शन को एक्सरसाइज़ करूँगा, मैं ये राइट को एक्सरसाइज़ करूँगा एंड आई विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। यही सेम चीज़ पुट में होता है, जहाँ पे ये केस में ₹3 का गेन है और इधर कुछ नहीं है। हाउएवर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसमें आपको हमेशा बस गेन होगा। तो आपको ये एंटर करने के लिए आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा टू एंटर इनटू द ऑप्शन डेरिवेटिव्स। योर प्रॉफिट और लॉस विल बी एडजस्टेड विद द प्रीमियम अमाउंट। ये आपको दूसरे पर्सन को पे करना पड़ेगा कुछ प्रीमियम अमाउंट टू एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ यू आर हैविंग एन ऑप्शन, यू डोंट हैव अ ऑब्लिगेशन। ओके एंड नेक्स्ट आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट है दैट इज़ योर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट दैट इज़ आईआरएस यूएसडी फ्लोटिंग टू फिक्स्ड। ये क्या बोलता है कि आई विल पे फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड रिसीव फ्लोटिंग। बोलते हैं कि आई विल पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट 2% एंड रिसीव द फ्लोटिंग रेट। तो मान लो अगर उस टाइम पे ये जब कभी कॉन्ट्रैक्ट अगर उस टाइम अगर फ्लोटिंग रेट मान लो 4% हो गया, तो बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ? वो पे बस 2% कर रहा है बट रिसीव 4% कर रहा है, तो बताओ 2% का गेन हो गया कि नहीं हो गया? और अगर उल्टा है कि वो रिसीव बस 1.5 कर रहे हो और पे 2% कर रहा है, तो ये 0.5 का लॉस हो गया है। With this we are done with this chapter. I hope आपको ये इसकी क्लैरिटी मिल गई हो और अपन नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय।